हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे। ये हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज है हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, जिसमें हम लोग अलग अलग हायर एजुकेशन सिस्टम से जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं ना। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपको किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे सीजी सेट एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट के एग्जाम दे रहे हैं आप। क्योंकि अभी जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेजेस हो, सभी जगह धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ही लागू कर रहा है। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ही आगे फ्यूचर में लागू करना है। जो जो वहाँ पर रिकमेंडेशन उसमें दिया गया है जो भी कमेटी के द्वारा, उसको एक एक करके स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो फॉलो कर रहा है और उसको धीरे धीरे करके लागू कर रहा है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम जाने और उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है उसको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो लेक्चर में मैं इसका हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना कैसे, इसके पहले क्या कमिटीज थी, पहले कौन कौन से पॉलिसीज था जिसको हमने अभी स्क्रैप करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोग आए हैं। साथ ही साथ मैं इसमें स्कूल एजुकेशन में बताऊंगा क्या क्या रिकमेंडेशन किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, स्कूल एजुकेशन में क्या क्या सुधार कार्य करने हैं हमें, और हायर एजुकेशन की बात करेंगे जिसमें कॉलेजेस की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे रिकमेंडेशन किया गया है कि क्या चीज़ हमारा टारगेट है और क्या चीज़ हमें अचीव करना है। इस सब चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में देख लेंगे ताकि आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लेकर के जो भी डाउट्स है आपको पूरा क्लियर इस वीडियो लेक्चर में होने वाला है। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि रिसेंटली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आना कंफर्म है, चाहे सीजी सेट एग्जाम हो चाहे यूजीसी नेट एग्जाम हो, आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि हर स्टेट और हर सेंट्रल गवर्नमेंट या हर इंस्टीट्यूशन को अब ये फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको लागू करना अब इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम भी जाने और साथ में साथ इसको सिस्टमेटिक होकर पढ़ें, है ना। क्योंकि इसमें 10-12 पॉइंट्स के पास में हम जब पढ़ते हैं ना पूरे एक एक पॉइंट्स को, तो हमें आसानी से समझ में आता है। मैं बता दूं ये वीडियो लेक्चर पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसको प्रिपेयर किया हुआ है पीपीटी को, तो आपके लिए और आसानी होगा समझने में इसको। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम का अगला टॉपिक हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरे देश द्वारा, है ना, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास जो गोल है ना, यहाँ पे लिखा है सतत विकास एजेंडा जो भी। ठीक, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को माना गया है कि लोगों को 2030 तक इसको प्राप्त करना है। इसमें 17 पॉइंट्स दिया गया है। 17 पॉइंट्स में कैसे दिया गया है, एजुकेशन हो गया कि घर लोगों को मकान होना चाहिए, कि डिजिटली हम लोग अच्छे से डेवलप होना चाहिए। 17 पॉइंट्स हैं जो जिसको हर एक देश को फॉलो करना है और हर एक देश को 2030 तक प्राप्त करने की बात कही गई 2015 में जब आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इसी में जो फोर्थ पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, फोर्थ पॉइंट में आपको बोला गया है एजुकेशन को लेकर के कि एजुकेशन सबको मिलना चाहिए और एजुकेशन ऐसा मिलना चाहिए जो उसको आगे अपॉर्चुनिटीज दे सके। तो इसी फोर्थ पॉइंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के फोर्थ पॉइंट को फुलफिल करने के लिए जो एजुकेशन की बात कही गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का गठन किया गया था। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे 2015 में भारत ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हम भी 17 जो पॉइंट्स है, 17 जो इसमें क्राइटेरिया है, इसको हमें भी हासिल करना है। तो इसमें क्या है, फोर्थ पॉइंट में जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन की बात कही गई है, इसके लिए हमने क्या किया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का गठन किया गया था, कमेटी बनाई गई थी। वो आगे करके आप धीरे धीरे करके क्या करते गया, वो आज हमारा पास ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे पास अभी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा रिफ्लेक्टेड इन द गोल 4। गोल 4 लिखा है एसडीजी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 में, जो 2030 का हमारा एजेंडा है। तो इसमें 2015 में जिसको भारत ने अडॉप्ट किया था। ठीक, क्लियर हो गया ये। तो इसमें क्या लिखा है एजुकेशन को लेकर के, जो पॉइंट 4 है एजुकेशन को लेकर के क्या लिखा है इसमें, तो इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो हमें इंक्लूसिव मतलब सभी लोगों तक और इक्विटेबल समान रूप से लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाना है और प्रमोट करना है कि लंबे समय तक हम सीख सकें उस एजुकेशन से, और जो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, तो इस टाइप का पॉइंट इसमें लिखा है। तो आपको याद होना चाहिए कि एजुकेशन के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन से पॉइंट पे बात की गई है, तो पॉइंट नंबर 4 या क्राइटेरिया नंबर 4 हम बोलेंगे। इस चीज को भूलना नहीं है आपको, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा हिस्ट्री इसका। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी जब से लगा, 2001 से मान लो 21st सेंचुरी लगा है ना, तो भारत के लिए ये 21st सेंचुरी में, है ना, हमारा क्या है, ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है।
क्यों फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी अभी चल रहा था, मतलब 2020 से पहले, है ना। तो 1986 का एजुकेशन पॉलिसी चल रहा था, राष्ट्रीय, इसे लिखा है ना, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई 1986 1986 चल रहा था, जो 1992 में संशोधन हुआ था, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था। तो ये हमारे लिए अभी जब तक ये 2020 में जब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं आया था, तब तक ये वाला अभी एजुकेशन पॉलिसी चल रहा था। अभी बहुत जगह चल भी रहा है। रीजन ये है कि अभी वो पूरा 100% लागू नहीं हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। तो ये 1986 में बना था, 1992 में संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, वो अभी चल रहा था। अब क्या हो गया, अब 2000 के बाद देखिए, अब 2000 के बाद तो कोई आया नहीं है पॉलिसी, तो इसी को लेकर बोल रहे हैं कि 2020 में जो आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये 21st सेंचुरी का फर्स्ट क्या है, ये एजुकेशन पॉलिसी है, जो रिप्लेस किसको करेगा, रिप्लेस करेगा आपका 1986 के एजुकेशन पॉलिसी को। क्लियर? अगर 1986 के एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ना। स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा प्रणाली वाले वीडियो लेक्चर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें किसके रिकमेंडेशन से बना है, कब बना है, क्या क्या इसमें सिफारिश की गई थी, हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी एंड रिप्लेसेस द 34 ईयर ओल्ड। तो 34 ईयर ओल्ड कौन सा है? 34 ईयर ओल्ड है आपका 1986 को क्या करेगा, अब रिप्लेस करने वाला है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो यहाँ पे वही लिखा है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को मॉडिफाइड किया गया था कब? 1992 में। तो अप्रोप्रिएटली ये क्लियर है, जो कुछ कमी रह गई थी 1986 में, उसको संशोधन कर दिया गया था 1992 में। ये सब के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है अपने वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, तो जो 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आया था, जिसको 1992 में संशोधन किया गया था, उसके बाद इसमें सबसे बड़ा बदलाव आया था 2009 में, है ना। 2009 में ही सबसे बड़ा इसका बदलाव आया था, जिसमें बोला गया था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो अधिनियम लाया गया था, है ना। ये सबसे बड़ा इसमें बदलाव था 2009 में, मतलब 21st सेंचुरी में इसमें संशोधन किया गया था। इसके तहत राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, इसमें क्या क्या था, इसमें आपको देखे होंगे 25% जो सीट्स की बात हम करते हैं, चाहे प्राइवेट हो या कहीं पर भी हो, है ना, 25% सीट आपको जो समाज में पिछड़े लोगों को ही देना होता है, जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है उनको देना होता है, जो वीकर सेक्शन है अपने समाज का उनको देना होता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो हम लोग अभी देखते हैं राइट टू एजुकेशन में 25% सीट को, तो ये कब आया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पे। तो ये भी क्या है, किससे निकला था? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही ये भी एक रिजल्ट था। तो इस सबको, ये अभी भी चल रहा है राइट टू एजुकेशन, है ना। हर एक प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल में भी देखेंगे तो स्कूल की बात करेंगे, है ना, राइट टू एजुकेशन स्कूल में मेनली फॉलो होता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था, इसी को लिखा भी है, एजुकेशन एक्ट 2009 विच लेट डाउन, ये सब चीज लिखा है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं 2016 में। अब देखिए 2009 तक हो गया, 2016 में एक कमेटी गठित की जाती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। जैसे मैंने पहले भी बोला था, 2015 में हमने क्या किया है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो किया, है ना। मैं बोला ना 2015 में हमने एक्सेप्ट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके लिए हमने क्या गठन किया, समिति गठन किया 2016 में। सबसे पहला कमेटी का क्या था, कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कमेटी का टाइटल क्या था, कमेटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अंडर द चेयरमैनशिप, किसके चेयरमैनशिप में, श्री TSR सुब्रमण्यन। ठीक है, इसके सुब्रमण्यम बोलेंगे, इसके इनके चेयरमैनशिप में, इनके अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी 2016 में, जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जिन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। ठीक, अब देखते हैं आगे, 2016 में गठित किया, उन्होंने सबमिट कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर जो सबमिट किए ना, उसी को, जो कमेटी के द्वारा सुब्रमण्यम जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने क्या किया, अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। फिर उसके लिए ड्राफ्ट बनाने के लिए, मतलब उसमें से क्या हमें अच्छा चीज है उसको अलग से सेपरेट करने के लिए, इसको देखिए फिर से मिनिस्ट्री ने एक समिति गठित की। देखिए, सम इनपुट्स फ्रॉम द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016, जो वहां पे बना के दिए थे, उससे सम इनपुट्स को लिए, मतलब कुछ चीजों को लिए वहां से। उसके बाद जून 2017 में 17 में फिर एक कमेटी बनाई, कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। किस पे बना, कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहले किस में था, कमेटी फॉर द, यहाँ पे देखेंगे कमेटी फॉर द क्या था, इवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी था। उसके बाद ड्राफ्ट की बात की हम लोग। ठीक है, तो 2017 जून में कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का गठन किया गया, जो चेयरमैनशिप किसके चेयरमैनशिप में था, पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है, के कस्तूरी रंगन करके जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर है, जो प्रोफेसर थे, है ना, कस्तूरी
रंगन, तो इसको आपको नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसके अध्यक्षता में गठित की गई समिति के से हमें सिफारिश मिला है, तो ये है के कस्तूरी रंगन। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है ना, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो के कस्तूरी रंगन। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके माइंड में रहे, चीजें भूलना नहीं इसको। विच सबमिटेड द रिपोर्ट, देखिए इन्होंने 2017 में इनको गठित किया गया, जो सबमिट कर दिया ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में सबमिट कर दिया, है ना। अब कब 2019 में सबमिट कब किया है, 31 मई 2019 को इन्होंने सबमिट कर दिया था रिपोर्ट। किसको सबमिट कर दिया था, तो MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो है ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता है केंद्र सरकार को, उनको इन्होंने सबमिट कर दिया। 17 में बना, 31 मई 2019 को सबमिट कर दिया। नाम क्या था उस टाइम, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, ये उनका उसका नाम था, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद इसी को ही फिर 2020 में, इसी को 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा आपको ये 2020 करके पब्लिश किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको लिख कर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करके पब्लिश किया है, जिसको 31 मई 2019 को सबमिट कर दिया गया था। तो ये है पूरा इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री कि कब कमेटी बनी, मेन टारगेट क्या था, क्यों बनाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के किस पॉइंट पे बात किया गया है, तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। अब इसका ये भी याद होना चाहिए कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पद्म विभूषण है वो, है ना, के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये इसका इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बैकग्राउंड को लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के कैसे बना है। अब हम चलते हैं एक करके, स्कूल एजुकेशन में क्या क्या रिकमेंडेशन की गई है कमेटी के द्वारा, और हायर एजुकेशन में क्या क्या कमेटी की गई है, इसको हम देखेंगे। इसको मैं पॉइंट्स के फॉर्म में बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये 8-10 पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिया हूं दोनों केस में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आपको याद रखना है, और इससे क्वेश्चन कन्फर्म आने वाले हैं। अगला देखते हैं स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा या फिर स्कूल शिक्षा भी बोल सकते हैं ना, स्कूल शिक्षा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या, देखिए NEP 2020 एम्स टू अचीव 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब 100% बच्चों का कॉलेज स्कूल में इनरोलमेंट होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। किस कब तक का टारगेट है, 2030। तो ये क्वेश्चन आता है, अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना रखा गया है। अब 100% को 50% दे देगा, कि 2030 को 2035 दे देगा। तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है कि 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात कही गई है, कब तक, 2030 तक डेडलाइन रखा गया है। तो अब डेडलाइन को भी याद रखेंगे 2030 तक, और रेशियो को भी याद रखना कितना बोला गया है। तो पहला चीज समझ में आ गया आपको। दूसरा देख लेते हैं, ये सिस्टम क्या करता है। ये सिस्टम जो हमारा 10+2 था, पहले हम 10+2 चलता था, 10+2 मतलब पहली से लेकर के 10वीं तक एक सिस्टम +2 चलता था ना, इसलिए 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम होते थे। अब इसको, इस पैटर्न को चेंज करके क्या बोला जा रहा है, इस पैटर्न को चेंज करके 5+3+3+4 की बात किया जा रहा है। ऐसा एक सिस्टम लेके आना है हमें, 5+3+3+4। तो ये चीज पहला बदलाव है स्कूल एजुकेशन में, 10+2 को चेंज करके 5+3+3+4 लेके आना है। अब इसको हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो द पॉलिसी इन्वेसाइज दैट एक्सटेंट ऑफ 10+2 स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन विल बी मॉडिफाइड विद इन न्यू पेडागोलॉजिकल एंड करिकुलर रिस्ट्रक्टिंग। ये ठीक है, जो एज किसके किसके रहेगा, 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to ईयर्स। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, एक एक करके इसको भी क्लासीफाई करेंगे। तो पहला समझ गए आप, 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो टारगेट है 2030 तक। दूसरा क्या है, चेंज करना है 10+2 को नया पैटर्न में चेंज करना है। तो इस पैटर्न को भी याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं उस पैटर्न के साथ क्या क्या 4 स्टेजेस होता है। ठीक है, पहला देखिए फाउंडेशन स्टेज, मूलभूत चरण की बात करते हैं, जिसमें 3 ईयर्स में मैंने बोला हूं कि जिसमें क्या है 5, यहाँ पे लिख देते हैं 5+3+3+4। तो जो 5 है, सबसे पहला 5, तो 5 में पहले क्या है, देखिए 5 यहाँ पे लिखते हैं ना, 5+3+3+4। तो ये 5 को 2 भाग में बांटा गया है, 3 और 2 में। जब 3 क्या है हमारा, प्री आंगनबाड़ी स्कूल, प्री स्कूल जिसको आंगनबाड़ी या बाल वाटिका बोलते हैं। तो 3 ईयर्स किस में लगाना है हमें, आंगनबाड़ी में। उसके बाद 2 ईयर्स आपको यूज करना है ग्रेड 1, ग्रेड 1-2 मतलब प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल मतलब पहली और दूसरी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड क्लास होना चाहिए ग्रेड 1 में। तो ये हो गया हमारा प्री आंगनबाड़ी, हो गया प्री स्कूल या फिर आंगनबाड़ी जो बोलते हैं हम लोग, या फिर बाल वाटिका। ये क्या हमारा ग्रेड 1। देखो यहाँ पे क्लास वर्ड यूज नहीं किया गया, ग्रेड यूज किया गया है, ग्रेड 1 और 2 मतलब पहली और दूसरी का जो बोलते हैं हम लोग क्लास, फर्स्ट और सेकंड क्लास जो बोलते हैं ना, उसको ग्रेड से डिनोट किया जाता है, ग्रेड 1-2। तो इस
अब इस 5 वाले जो सिस्टम है इसमें कितना से कितना एज होना चाहिए, तो 3 to 8 ईयर्स की एज की बात कही गई है। तो आपको देखो सिंपल समझें इसको, 3 से लेकर के 6, 4, 5, 6 तक हम क्या पढ़ेंगे, प्री स्कूलिंग मतलब आंगनबाड़ी की बात कही गई है। उसके बाद 6 to 8 मतलब 7, 8 2 साल ना, 6 to 8 मतलब 6 होने के बाद, तो 7 और 8 तो 2 साल जो है इसमें चलेगा आपका ग्रेड 1 और 2 मतलब पहली और दूसरी क्लास, फर्स्ट और सेकंड क्लास। तो ये बात कही गई है फाउंडेशन स्टेज में, 4 स्टेज में बांटा गया है, इस चीज को भी याद रखेंगे। मैं एज के हिसाब से भी बता रहा हूँ, देखो आंगनबाड़ी प्री स्कूल जाना है 3 वर्ष के लिए, प्लस प्राथमिक विद्यालय जो ग्रेड 1 और 2 है वो जाना है 2 साल के लिए। तो इसको भी मैंने बता दिया 3 to 8 ईयर्स तक आपको ये पहला बात किया गया है, एज के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं हम लोग ना। दूसरा सिस्टम है प्रिपरेटरी स्टेज, प्रारंभिक चरण, जिसमें ग्रेड 3 से 5 थर्ड क्लास से लेकर के 5th क्लास की बात कही गई है। इसमें एज क्या है 8 to 11, 8 तक क्या हुआ हो, सेकंड क्लास में था, 9, 10, 11 जब एज हो रहा है उसका 3 साल तक, 3, 4, 5 तो ये सिस्टम की बात कही गई। पहले 5 हो गया, फिर ये हो गया सेकंड 3, उसके बाद 3 हो गया, फिर अगला 3 है जो 5 + 3 + 3 देख रहे हैं ना, अगला 3 है मिडिल स्टेज, मध्य अवस्था में क्या है 6 to 8, जब ग्रेड क्या है उसका 6 to 8, 3 to 5 हो चुका था, 5th क्लास में पहुंच गया, फिर 6, 7, 8th क्लास में पहुंचेगा, तब उसका एज क्या होना चाहिए 11 से लेकर के 14 मतलब 12, 13, 14, तो ये हो गया आयु को कवर करता है थर्ड। उसके बाद है 5 + 3 + 3 बाद 4 है, तो सेकेंडरी स्टेज में 4 है, जो 9 to 12 की बात हम करते हैं क्लास, ग्रेड 9 to 12 जो कि एज कितना है 14 से लेकर के 18 तक होना चाहिए। तो 18 एज तक होते तक आपको क्या करना है 12th पास कर लेना है। तो ये 4 स्टेज की बात कही गई है, इसी सिस्टम को फॉलो करने की बात कही गई है इस बार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जो 10+2 चलता था। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है स्कूल एजुकेशन को लेकर के, आप इसको अच्छे से याद रखें। अब कब कब कहां पर किस एज में कौन कौन से ग्रेड की बात कही गई है भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट, द न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। अब हमें जो स्कूल एजुकेशन के लिए जो करिकुलर होता है ना, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य चर्चा होती है, सबको डिसाइड करने के लिए एक नया इस्टेब्लिशमेंट करने की बात कही गई संस्था, और नाम क्या है उसका, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जो कि है NCFSE 2021 और 22 की बात कही गई है। तो नया करिकुलर हमें इस्टेब्लिश करना है ना, नया पाठ्यक्रम बनाना है हमें, किसके लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए 2021 में, जिसको डेवलप कौन करेगा, NCERT आपको डेवलप करेगा। तो NCERT के द्वारा एक नया करिकुलर फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा, है ना, जिसको 2021 में डेवलप कर दिया जाएगा, जिसको हर एक स्कूल को मानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीजर बढ़ेगा। इसकी बात भी कही गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। क्लियर है। तो NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचा विकसित 2021 में विकसित किया जाएगा। क्लियर, इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। NCFSC का फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया भी है। अगला पॉइंट बोलता है जो स्कूल एजुकेशन में मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, बहुभाषावाद और भाषा की स्थिति। ये बोलता है कि अभी हम लोग देखते हैं इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं, हम जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। तो ये इस बार का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलता है कि उसको भी प्राथमिकता में आपको रखना है। जो आपका लैंग्वेज जो है, जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, जो आपकी, उसको भी हमें क्लास में पढ़ना है। तो कब तक पढ़ना है, तो देखो द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट 5, तो ग्रेड 5 तक कम से कम आपको अपनी भाषाओं में भी अध्ययन होना चाहिए, अपनी भाषाओं में भी पढ़ाई होना चाहिए, बट उसको हम ग्रेड 8 तक भी बढ़ा सकते हैं। तो कम से कम 5वीं तक, जो 5th क्लास तक आपको मातृभाषा कि आपका जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें भी आपका स्टडी कर सकते हैं, मतलब अलाउ किया जा रहा है कि आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 8 तक भी इसको हम फ्यूचर में बढ़ा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 5वीं क्लास तक तो हमें उनकी स्थानीय भाषा, लिखा है ना मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा होनी चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन की गई। तो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमान्यता ग्रेड और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा भी हो सकता है, होना चाहिए, इसकी भी रिकमेंडेशन की गई है। एक अच्छा इनिशिएटिव है। देखे होंगे आप लोग बहुत सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें पढ़ाई नहीं होने की वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 5th क्लास तक उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है कि लोग इंग्लिश में पढ़ें कि हिंदी में पढ़ें, है ना। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी यूज ही नहीं होता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं बोर्ड एग्जाम। अब एग्जाम को लेकर के क्या क्या रिकमेंडेशन किया गया है कि किस टाइप से एग्जाम को होना चाहिए, है ना। सबसे पहले 10th और 12th में तो एग्जाम होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम, इसको कंटिन्यू किया गया। देखिए लिखे ग्रेड 10 और 12th के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद देखिए बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 ओकेशन। अब जो बोर्ड एग्जाम होगा वो साल में 2 बार होने की बात कही गई है।
क्लियर है? इसको देखे होगे आप लोग, सीजी गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको फॉलो कर लिया गया है ना, इसी सेशन से फॉलो कर दिया गया था, बट नेक्स्ट सेशन से तो कंफर्म फॉलो होने वाला है, ये कि लागू होने वाला है कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। तो इसकी रिकमेंडेशन कहाँ से की गई है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से की गई है 2020 से, ठीक है। तो उनका कहना यह है कि अब बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार कराएं हम लोग, जिससे क्या होगा, बच्चों को इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। अगर फर्स्ट में अगर मान लो उनका अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता है तो उनको सेकंड बार चांस मिलेगा, तो अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 अवसरों पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाने वाली है, दी जाएगी। अगला है, ऑल स्टूडेंट्स विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन इन ग्रेड 3, 5, 8 विच विल बी कंडक्टेड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो सभी छात्र 3 मतलब थर्ड क्लास में, 5th क्लास में और 8th क्लास में स्कूल शिक्षा की परीक्षा देंगे, और जिसको आयोजित करने की भी एक अथॉरिटी बनाई जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये सब देखिए, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, है ना, कि क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम को लेकर के किस टाइप से रिकमेंडेशन की गई है। तो आप एक रफली अगर आपको आइडिया रहेगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ए नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सेंटर, अब असेसमेंट कैसे होगा? मूल्यांकन की बात करता है कि मूल्यांकन हम किस बेस पे करेंगे बच्चों को, तो एक परख बनाया गया है, परख वर्ड यूज कर याद रखना है आपको। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, पी से परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस चीज को आप याद रखेंगे, परख का फुल फॉर्म, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आ भी सकता है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इसके बारे में बात कही गई। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज ऑफ फॉर holistic development तो will be set up a standard setting body for setting norms, standard and guidelines for student assessment and तो एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाने की बात कही गई है, परख, है ना। सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए एक मानक निर्धारित करने के रूप में, निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो परख को क्या करेगा कि सभी किस टाइप से छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए, क्या क्या उसमें मानदंड होना चाहिए, क्या क्या उसमें कंडीशंस होने चाहिए, इस सबको ध्यान में रखते हुए एक निकाय की स्थापना की जाएगी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की जाएगा परख करके, ठीक है। क्लियर है? न्यू असेसमेंट सेंटर, कैसे मूल्यांकन के नया, ठीक, क्लियर। और स्कूल में स्कूल दिखा, और इसके बाद लिखा है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स ऑफ इंडिया। और साथ में स्टेट अचीवमेंट सर्वे भी कराया जाएगा स्कूल में लेकर के, क्या है, SAS स्टेट अचीवमेंट सर्वे भारत में, क्लियर है। एंड अंडरटेकिंग द नेशनल अचीवमेंट सर्वे, किसके अंडरटेकिंग में होगा ये? नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो सब का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। SAS क्या है ना, नेशनल स्टेट अचीवमेंट सर्वे, NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो मॉनिटरिंग अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड इंकरेजिंग एंड हेल्पिंग स्कूल बोर्ड टू शिफ्ट देयर असेसमेंट पैटर्न्स टुवर्ड्स मीटिंग द स्किल रिक्वायरमेंट फॉर 21st सेंचुरी। तो ये सब जो सर्वे जो होगा ना, जहाँ पे मैं लिखा हूँ स्टेट अचीवमेंट सर्वे के नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये सब क्या करेगा? ये मॉनिटरिंग करेगा कि बच्चों के स्कूल में सिस्टमेटिक पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बच्चों का आउटकम्स क्या हो रहा है, कितने वो सीख रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से कितना कुछ वो सीख रहे हैं, ये सब चीज चेक होते रहेगा। और उसके अकॉर्डिंग फिर स्कूल या कॉलेजेस, स्कूल पे मेनली हम स्कूल पे बात कर रहे हैं, तो उसको अकॉर्डिंग फिर स्कूल में रिकमेंडेशन दिया जाएगा ताकि स्किल को डेवलपमेंट कर सके कि 21st सेंचुरी में जो जो चीज़ें होनी चाहिए शिक्षा को लेकर के, उसको वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब उसको उतना सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है स्टूडेंट। तो ये बीच बीच में सर्वे की बात कही गई है, इंपॉर्टेंट है। तो जो परख, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाने की बात कही गई है, जो सर्वे करेगा और जाके देखेगा कि स्कूल में सच में उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो भारत के बोर्ड राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण, इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में मैंने इसको लिख दिया, ठीक। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड बनाने की बात कही गई है। तो वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग लिंग समावेशन निधि की बात कही गई, फंड बनाने की बात कही गई, जो कि स्पेशल एजुकेशन जोन्स या फिर डिसएडवांटेजेस रीजन्स एंड ग्रुप्स, मतलब जो पिछड़े हुए लोग हैं, वंचित क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे बस्तर के अबूझमाड़ जिले में जो है ना, नक्सलाइड इलाके में है, 3 बच्चों के लिए एक स्पेशल सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड बनाने की बात कही गई है। इस चीज को भी याद आप रखेंगे। उसके बाद 9 पॉइंट, एवरी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट विल बी इनकरेज टू स्टेब्लिश बाल भवंस। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट को इनकरेज करना है, बनाना है, क्या बनाना है? बाल भवंस बनाना है। बाल भवंस में क्या होगा? डे टाइम बोर्डिंग स्कूल टू पार्टिसिपेट इन आर्ट रिलेटेड, करियर रिलेटेड एंड प्ले रिलेटेड एक्टिविटीज। तो बच्चों को यहाँ पे लिखा है ना, कला संबंधी, करियर संबंधी और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष डे टाइम, मतलब दिन के समय बोर्डिंग स्कूल के रूप में, एक छोटे से स्कूल के रूप में आपको बाल भवन स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। बाल भवन के बारे में बताने की बात कही गई है, तो इस चीज को भी आप
याद रखेंगे, स्कूल एजुकेशन में बोला गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अगला है द टीचर्स विल बी रिक्रूटेड थ्रू रॉबस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। तो टीचरों का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, कौन करेगा रिक्रूटमेंट, है ना, जिससे टीचरों में ट्रांसपेरेंट हो, जो भर्ती है उसमें ट्रांसपेरेंट हो, मेरिट के बेस पे होना चाहिए। तो सब के लिए बनाने की बात कही गई है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, एनपीएसटी की बात कही गई है, जिसको डेवलप कर लिया जाएगा 2022 तक, तो गवर्नमेंट के द्वारा कर भी लिया गया है। तो शिक्षकों की भर्ती मजबूत पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। शिक्षकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक 2022 तक विकसित कर लिया जाएगा। तो इसके सबका फुल फॉर्म, एनपीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसलिए मैंने डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबको, है ना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। अगला है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, विल बी इंडिपेंडेंट स्टेट वाइड बॉडी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अंदर इसको हम लोग रखेंगे। तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र राज्यव्यापी निकाय राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना करेंगे। तो जो राज्य है या फिर यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो क्या करेगा, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करेगा। स्टेट को बोला गया है कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करेगा, जो स्कूल को मॉनिटर करते रहेगा। ठीक है, इसके बारे में बात की गई, ट्रिपल ए से, इसको फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। अगला है पॉइंट हमारा द एससीईआरटी। देखिए जैसे कि एनसीईआरटी होता है, अब देखे होंगे नेशनल लेवल पे मैंने बात किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर में, एनसीईआरटी क्या होता है, तो वैसे स्टेट क्या बनाता है, एससीईआरटी, जो स्टेट कॉलेजेस के पाठ्यक्रम की बात करता है ना, उसको मैनेजमेंट की बात करता है। तो एससीईआरटी डेवलप करेगा, बोल रहा है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क, क्या करेगा, SQAAF थ्रू कंसल्टेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। तो स्कूल में गुणवत्ता लाने के लिए, स्कूल में सुधार करने के लिए जो एससीईआरटी है वो डेवलप करेगा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क। ये क्या करेगा, स्कूलों को मॉनिटर करेगा, और कौन डेवलप करेगा इसको, एससीईआरटी डेवलप करेगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलग अलग लिखा है ना, हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन ढांचा विकसित करेगा। कौन करेगा, एससीईआरटी। ठीक है, अब अगला है लास्ट पॉइंट हमारा, 10 डे बैगलेस पीरियड बोला गया है इसमें। 10 डेज बैगलेस मतलब 10 दिन बच्चों को बैग लेके नहीं जाना है स्कूल। क्यों, इस 10 दिन में बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी, जैसे कि कारपेंटर्स, गार्डनर्स, पॉटर्स, आर्टिस्ट, ये सब का ट्रेनिंग वोकेशनल, वोकेशनल मतलब व्यवसायिक को लेकर के बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा सिखाया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों में, है ना, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बच्चों को कुछ सीखने की। तो ऐसा हम रखेंगे 6 to 8, मेनली 6 to 8 की बात की गई ना, ग्रेड 6 से लेकर के 8th के बीच में 10 डेज आपको क्या करना है, हर एक साल पर ईयर 10 डेज आपको क्या करना है, बैगलेस चीज रखना है, या फिर पर मंथ में 10 दिन क्या करना है आपको, बैगलेस सिस्टम रखना है, बच्चों को बैग नहीं लाना है, उस दिन बच्चों को अलग अलग चीज सिखाना है। ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्कूल एजुकेशन को लेकर के मैंने लगभग जो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम चलेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, देखते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन आया गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम सीजी सेट या फिर एपी की एग्जाम की बात करते हैं। तो हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा में देखते हैं क्या क्या। सबसे पहला है इंक्रीज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू रीच 50% बाई 2035। तो देखो 50% हमें अचीव करना है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को, कब तक, 2035 तक, 2035 तक। और उसमें क्या था, स्कूल एजुकेशन में 100% था 2030 तक। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें 2035 की बात की गई हायर एजुकेशन में, इसमें 2030 की बात किया गया है स्कूल एजुकेशन में। तो ये पहला पॉइंट, अब कंफ्यूजन नहीं होना है। द एम विल बी इंक्रीज टू ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग, अभी देखिए अभी कितना है, 26.3% है अभी भारत का, है ना, 2018 में। इसको हमें कहां तक पहुंचाना है, इसी को पहुंचाना है 50% 2035 में, 2035 में। ये हमारा टारगेट है। और इसको कैसे पहुंचाना है, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो, मतलब व्यवसायिक शिक्षा अगर वो कर रहा है तो भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। जैसे लाइवलीहुड कॉलेज हम लोग पर देखते हैं यहाँ पर, तो लाइवलीहुड कॉलेज में अगर वो एडमिशन ले लिया उसको भी हम क्या माना जाएगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो माना जाएगा। मतलब एडमिशन की प्रक्रिया को हमें 50% करना है, जो बहुत कम है। बहुत कम बच्चे कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल करने के बाद कॉलेज जाने छोड़ देते हैं। जो कितना दिखा रहा है, 26.3% दिखा रहा है ना, दो छोड़ देते हैं। उसको क्या करना है, 50% लेके जाना है 2035 तक। पहला हमारा टारगेट था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं, हॉलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब बहु समग्र बहुविषयक शिक्षा। मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको हर एक चीज में कनेक्ट कर दें। जैसे कि आर्ट्स को हम अलग पढ़ते हैं, कॉमर्स को अलग पढ़ते हैं, साइंस को अलग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसकी बात नहीं की गई है। जैसे हम साइंस को पढ़ रहे हैं तो बच्चा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री लेना चाह रहा है और साथ में अगर जियोग्राफी भी पढ़ना चाह रहा है तो उसको भी अलाउ किया जाएगा। तो हॉलिस्टिक अप्रोच, मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए, मतलब बहुविषयक बोला ना यहाँ पे, कि सबको
कनेक्ट कर दें कि जो बच्चा जो सब्जेक्ट लेना चाहता है वो पढ़ सकता है कॉलेजेस में। तो इसकी बात यहाँ पर की गई, जैसे लिखा भी यहाँ पर साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, प्रोफेशनल फील्ड हैविंग इमेजिनेटिव एंड फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर की बात कही गई है। ठीक है, दूसरा हो गया। थर्ड हम देख लेते हैं इसमें एग्जिट ऑप्शन। द अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी द आइदर ऑफ 3 या 4 ईयर्स। तो जो अंडर ग्रेजुएट है, जो यूजी कोर्स है, या तो 3 ईयर्स का या 4 ईयर्स का हम करने वाले हैं। देखिए ये सबको पता ही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब हम 2020 देखे थे तो सबको पता होगा ये वाला ऑप्शन, क्योंकि इसी को मेन फोकस किया गया था। बट बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको हम छोड़ देते हैं। तो इसी को लिखा है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स होगा, 3 ईयर्स का भी होगा, 4 ईयर्स का भी होगा, और उसमें एग्जिट ऑप्शंस होंगे। एग्जिट ऑप्शन कैसे होंगे समझ लेते हैं। एग्जिट मतलब बाहर जाने का, है ना। जैसे 1 साल कंप्लीट कर लिया वो, तो उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि उन्होंने 1 साल कंप्लीट कर लिया। ये भी आपको यूज हो सकता है। अगर आप 2 साल ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 3 साल करके छोड़ना चाहते हैं तो आपको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर सॉरी यहाँ पर 4 है ना, लास्ट क्या है 4। तो अगर आप 4 ईयर्स कंप्लीट करके छोड़ते हैं या 4 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बैचलर डिग्री विथ रिसर्च दिया जाएगा, ताकि आपको अगले अगर पीजी करना होगा ना, जब 4 ईयर आप कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आपको पीजी करना होगा तो आपको 1 साल में ही पीजी डिग्री दे दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 1 साल में हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, बैचलर डिग्री विद रिसर्च के साथ आपको मिल जाएगा। 3 ईयर्स कंप्लीट करके आपने एग्जिट किया है, नहीं पढ़ना चाहते आगे, तो आपको बैचलर डिग्री का जो है यूजी का ग्रेजुएशन का आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा कि कोई भी बच्चा अगर 1 साल 2 साल में छोड़ देता है तो उसको भी कुछ सर्टिफिकेट मिल रहा है जो कि उसके लिए आगे फ्यूचर काम आ सकती है। जैसे कि 2 साल कंप्लीट करे तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल रहा है, बहुत सारे एग्जाम में डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट बदलाव आने वाला है, बदलाव हो रहा है हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, तो इसको तो आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला। अब देखिए जो 4th पॉइंट है बात कही गई है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात कही गई है। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है क्या, ये मैं बता देता हूँ। जैसे आप कहीं भी इनरोलमेंट होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज में, तो आपका एक अकाउंट ओपन होगा, है ना। बैंक, एकेडमिक बैंक होगा, जिसके अकाउंट मतलब एकेडमिक बैंक होगा, जिसमें आप जितना भी क्रेडिट, जितना भी आप कोर्स कंप्लीट कर लिए होंगे वो क्रेडिट उसमें स्टोर हो जाएगा। फिर आप मान लेते हैं वहां से छोड़ दिए, उस इंस्टीट्यूट को छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए ना, तो भी आपका जो क्रेडिट कंप्लीट हुआ है, जो भी आपका उसमें क्रेडिट कंप्लीट हुआ है, उसके आगे आपको उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। सिंपल सी बात, जैसे आपने किसी इंस्टीट्यूट में लिया, वहां से फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया आपने, वो क्रेडिट कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप सेकंड ईयर के लिए दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर उसको आगे हम बढ़ा सकते हो। जैसे आपका लॉगिन आईडी होगा, आपके अकाउंट को चेक किया जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट देखा जाएगा, एबीसी अकाउंट जिसको बोलते हैं, तो वहां पर आपको देखा जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, आपको सेकंड ईयर में एडमिशन दे देंगे, और वही आगे चलते चला जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए स्टूडेंटों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने की बात कही गई है, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो कहीं से भी वो हायर एजुकेशन को लेकर के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सेल बी स्टेब्लिश विच वुड डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न फ्रॉम वेरियस रिकॉग्नाइज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाना है जो विभिन्न मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप में संग्रहित करेगा। क्लियर है ये। अगला आता है, एक बात कही गई है MERUs बनाने की बात कही गई है, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फुल फॉर्म क्या है, इसका पूछा जा सकता है। विल बी सेट अप एंड विल एम टू अटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉर द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। तो स्थापना की जाएगी, इसका पूरा भारत में बहुविषयक शिक्षा के लिए उच्चतम मानक प्राप्त करना इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब सभी एजुकेशन को लेकर के एक ऐसा हम इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो मॉडल के रूप में प्रेजेंट होगा पूरे भारत देश के लिए, ठीक है। तो इसकी बात भी कही गई है। अगला है प्रोफेशनल एकेडमिक एंड करियर काउंसलिंग विल बी अवेलेबल एट ऑल स्टूडेंट्स। तो हमें प्रोफेशनल मतलब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी छात्र छात्राओं के परामर्शदाताओं के व्यावसायिक, शैक्षणिक और करियर परामर्श उपलब्ध होगा। मतलब करियर काउंसलिंग को लेकर के अच्छा खासा प्रोग्राम चलाया जाएगा, सिखाया जाएगा बच्चों को, व्यावसायिक शिक्षा की बात कही जा रही है। तो ये सब चीज़ों को तो ध्यान देना ही देना है ये सब, क्योंकि फ्यूचर में यही सब हमें काम आने वाला है, ठीक। अगला टारगेट ये था कि चाहे कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी, है ना, हायर एजुकेशन सिस्टम हो या कॉलेजेस हो, कम से कम 3000 का इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। 3000 स्टूडेंट एडमिशन ले, ये हमारा टारगेट होना चाहिए हर एक कॉलेज या हायर एजुकेशन सिस्टम में। ऐसा ना हो कि हमने कॉलेज खोल दिया और बहुत कम बच्चे 200-300, है ना। तो इससे नहीं, कम से कम 3000 का हमें टारगेट रखना पड़ेगा। इससे बच्चों में क्या होगा, इनरोलमेंट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। जो हमारा टारगेट है 50% 2035 तक हमारा जो टारगेट है ना कि यहाँ तक हमें पहुँचाना है 50%, तो तभी तो हो पाएगा। तो इसकी भी बात कही गई है। अगला है सिस्टम फेज आउट 15 ईयर्स। तो कोई भी कॉलेजेस का
जो हम लोग एक्रीडेशन कराते हैं कॉलेज का, जो हम लोग चेक करते हैं ना कॉलेज को कैसा चल रहा है, तो हर 15 ईयर्स में हमें करना है, इसकी बात भी किया है यहाँ पर। तो लिखा है यहाँ पर एंड स्टेज वाइज मैकेनिज्म फॉर ग्रांटिंग ग्रेड ऑटोनॉमी टू कॉलेजेस थ्रू ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ ग्रेडेड एक्रीडेशन विल बी स्टेब्लिश। तो हमें ऐसा एक सिस्टम इस्टेब्लिश करना है, बनाना है कि हर एक कॉलेजेस का या फिर यूनिवर्सिटीज़ का ग्रेडिंग कब से कितना साल के लिए होना चाहिए, कम से कम 15 साल तक उसका ग्रेडिंग का मान्यता होनी चाहिए, है ना। जो अभी 55 साल में होता है उसको कितने साल में किया जा रहा है, 15 साल में किया जा रहा है, ठीक है, स्टेज वाइज। तो संबद्धता की प्रणाली को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा और ग्रेडेड मान्यता की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए एक चरणवार तंत्र स्थापित किया जाएगा। तो जो अभी है उसको 15 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा और एक नया सिस्टम लेकर के आने की बात कही गई है, या फिर 15-15 साल में कराने की बात कही गई है। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात कही गई है। ए न्यू एंटिटी विल बी सेट अप टू कैटलाइज एंड एक्सपेंड रिसर्च एंड इनोवेशन अक्रॉस द कंट्री। तो रिसर्च को लेकर के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात कही गई है, जो आपको स्कॉलरशिप से लेकर के रिसर्च में जो भी ग्रांट की बात करते हैं सब कौन देखेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो सकता है कि रिसर्च को लेकर के एक सेपरेट बॉडी बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि रिसर्च हमारे देश का बढ़ेगा, है ना, क्योंकि रिसर्च में हम प्रॉपरली अगर हम अथॉरिटी बना रहे हैं, कि अगर एक हम एंटिटी बना रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं रिसर्च को लेकर के, तो अच्छी बात है, रिसर्च में आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला बात आता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात कही गई है। अभी भी पता है आपको ओपन लर्निंग मतलब मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, जो हम दूर से ओपन या फिर ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं ना, मुक्त विश्वविद्यालय की बात करते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज, इसके लर्निंग की बात कही गई है। इसको बहुत बढ़ावा देना है हमें, क्योंकि इसी से ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़े। कैसे बढ़ेगा, ऑनलाइन कोर्सेज चला करके, डिजिटली हमें देखेंगे आज डिजिटली हर चीज़, चाहे स्वयं प्रभा हो कि स्वयं वेबसाइट हो कि एनपीटीईएल हो कि आपको ईपीजी पाठशाला हो, ये सब वेबसाइट ऐसे हैं जो डिजिटली लोगों को एजुकेशन सिस्टम पहुंचा रहा है और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को हमारा बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को इंटरनलाइजेशन किया जाएगा, मतलब अलग अलग देशों के साथ कोलैबोरेशन करके हमें पढ़ा जाएगा, इसकी भी बात कही गई है, ठीक। इंटरनेशनल हो गया आपका। अगला है रेगुलेशन, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। 4-5 पॉइंट और बचेगा उसके बाद। रेगुलेशन, देयर विल बी ए सिंगल ओवर अम्ब्रेला बॉडी फॉर द रेगुलेशन के लिए एक सिंगल बॉडी बनाया जाएगा, उसके अंदर में ये 4 बॉडी काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा बॉडी काम किया जाएगा। सबसे पहले देखिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी होगा, HECE रेगुलेशन में, है ना। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, है ना, जो स्टैंडर्ड को सेट करेगा कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कॉलेजेस का। तो अभी जैसे यूजीसी है वैसी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात कही गई है, जो जनरल काउंसिल होगा, एजुकेशन को लेकर के एक जनरल काउंसिल होगा, ठीक है, परिषद होगा, क्लियर। और फंडिंग को कौन देखेगा इसका, तो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनाया जाएगा। देखो अलग अलग फंड को लेकर के, एक एक्रीडेशन को लेकर के, एक रेगुलेशन को लेकर के चेंज किया जा रहा है, ताकि क्या हो, सिस्टमेटिक हो पाए। तो इसमें बात कही गई हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल बनाने की बात कही गई है, HEGC की बात कही गई है, ये भी याद रखेंगे। फंडिंग को लेकर के, एक्रीडिएशन को लेकर के, जो मूल्यांकन को लेकर के बात कही गई है, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल NAC की बात कही गई है, जो अभी क्या है NAAC है, उसको NSC करने की बात कही गई है। असेसमेंट को हटा दिया गया है, तो इसको हम डायरेक्टली याद रखेंगे। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECE की बात कही गई है, और उसके बाद HEGC मैंने बता दिया, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। NAC क्या है, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल। रेगुलेशन के लिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाने की बात कही गई है, NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो एक इन सब काउंसिल को याद रखना है, फुल फॉर्म को, क्वेश्चन आने का पूरे चांसेस है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला। अब क्या करना है, रेगुलेशन विल बी लाइट बट टाइट इस इक्वेशंस के टू इंश्योर फाइनेंशियल प्रोबिटी एंड पब्लिक स्पिरिटेडनेस टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट विथ ट्रांसपेरेंट सेल्फ डिस्क्लोजर एज द नॉर्म नॉट इन इंस्पेक्टरल रेजिम। क्या है इसका, हल्का लेकिन सख्त होगा, ताकि वित्तीय ईमानदारी और सार्वजनिक भावना को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि पारदर्शी आत्म प्रकटीकरण के साथ हितों में टकराव खत्म किया जा सके, न कि एक निरीक्षणात्मक शासन के रूप में किया जाए। मतलब बहुत आसानी से करना है और अच्छे से करना है, सिंपल सी बात है। एजुकेशन सिस्टम को लाइट रहना है बट टाइट के साथ करना है, ठीक। टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसमें टीचर एजुकेशन के लिए भी देखिए नेशनल क्या बनाने की बात कही गई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के लिए बनाने की बात कही गई, NCFTE 2021 बनाने की बात कही गई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन को लेकर के, ठीक। जो कि किसको कौन डेवलप करेगा, NCERT डेवलप करेगा बोला है, किसके कंसंट्रेशन से, डेवलप करेगा NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, याद रखेंगे।
एनसीटीई क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, डेवलप करेगा इसको, किसके कंसल्टेशन से, किससे कंसल्ट करके करेगा, तो एनसीईआरटी से। तो ये सब चीज तो हम जानते हैं ना। अब देखिए, और साथ में ये बोला है 2030 तक, बाई 2030, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। बाई 2030 मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। तो टीचर के लिए, स्कूल टीचर की बात कर रहा हूं ना, कॉलेज टीचर की बात नहीं है यहाँ पर, थोड़ा प्रॉब्लम। तो बीएड डिग्री होना चाहिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। हम जो बोल रहे हैं कि अब बीएड जो कोर्स आने वाला है वो क्या होना चाहिए, 4 ईयर्स वाला होने वाला है ना। तो ये भी चीज बात कही गई है। प्रोफेशनल एजुकेशन की बात कही गई है, मतलब यूनिवर्सिटी को हेल्थ यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर लिखा है सभी कानूनी, कृषि विश्वविद्यालय, विज्ञान विश्वविद्यालय, सभी को एक साथ काम करने की बात कही गई। इससे क्या होगा कि सभी लोग आपस में इंटरडिसिप्लिनरी, जो हमने देखा था, बहुविषयक संस्थान आपस में कनेक्ट हो पाएंगे और लोगों को एक व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग होगी। तो प्रोफेशनल एजुकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। अब नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग शैल बी एस्टेब्लिश विथ ए लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड सीनियर फैकल्टी। तो मेंटर करने के लिए जो हमारा नेशनल मिशन ये होना चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस को मेंटर करने के लिए हमें ऐसा कमेटी बनाए जो जिसमें सीनियर फैकल्टी या रिटायर फैकल्टी हो, जो मेंटर करे स्कूलों को, मतलब अपना परामर्श देते रहे, अपना सलाह देते रहे। इससे क्या होगा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो सीनियर है, जो रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर है, अगर उनको मेंटर करने के लिए, मेंटरिंग करने के लिए दे दिया जाए कॉलेजेस को, तो काफी अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। अगला है टेक्नोलॉजी को लेकर के, कि टेक्नोलॉजी को कौन डेवलप करेगा। टेक्नोलॉजी करेगा ऑटोनॉमस बॉडी है एक, टीचर एंड एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन में क्या है उसका नाम, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, NETF की बात करता है, जो टेक्नोलॉजी को लेकर के डेवलपमेंट करेगा हायर एजुकेशन सिस्टम की, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कैसा टेक्नोलॉजी, क्या डेवलपमेंट करना है, कौन करेगा, NETE, ठीक, NETF। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना है, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देना, तो सिंपल सी बात है। अगला है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज को भी प्रमोट करना है हमें, है ना। जो भी लैंग्वेजेस है, मातृभाषा है, साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा, इसको प्रमोट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही गई, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान। तो ये भी आपको याद रखना है, IITI क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी की बात कही गई, 100% युवाओं को साक्षरता होना चाहिए। अब एक चीज और देख लेते हैं, एक दो रिकमेंडेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देखिए इससे पहले 2020 तक क्या था, MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते थे। तो इसको हटा करके क्या बनाने की बात कही गई, सेपरेट मिनिस्ट्री बनाने की बात कही गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान लिया गया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत हायर एजुकेशन सिस्टम आता है, हायर एजुकेशन आता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाने की बात कही गई थी, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान लिया गया है। MHRD अब नहीं रहा, अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। और हमें मैक्सिमम ध्यान में रखना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट हमें डेवलप करना है जो प्रॉफिट के लिए ना करे, ऐसे इंस्टीट्यूट हमें डेवलप करना है जो प्रॉफिट के लिए ना करे, जो लोगों के शिक्षा के लिए करे, ये चीज बोला गया है। ऐसा स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करना है, प्रॉपर उसका ऑडिट करना है, ये सब पॉइंट्स है, आप क्लियर कर सकते हैं। अगला पॉइंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप अपना जो शिक्षा पे जो खर्च करते हैं ना, शिक्षा पे जो खर्च करते हैं उसको कितना करना चाहिए, 6% ऑफ आवर GDP, 6% ऑफ GDP आपको शिक्षा पे खर्च करना होगा, इसको अचीव करना होगा। क्योंकि जब तक हम इतना खर्चा नहीं करेंगे, इतना एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे अपने GDP का, हम प्रॉब्लम होगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे तो कहां से आपका टीचिंग अच्छे से हो पाएगा ना। तो 6% ऑफ GDP, ते भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस लिख देता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सकल, हिंदी में किसी सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंग्लिश में सकल घरेलू उत्पाद, याद आ गया है ना, सकल घरेलू उत्पाद। तो जो GDP है हमारे देश का, उसका 6% को आपको खर्चा करना पड़ेगा शिक्षा में, ये भी बोला गया, अच्छा रिकमेंडेशन है, ये भी पॉइंट आ सकता है स्टेटमेंट में। अब अगला है, एक स्ट्रेंथ करने के लिए हमें क्या करना है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा में हमें एडवाइजरी बोर्ड गठित करनी है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CAB, ये तो पहले से गठन है CAB, इसको और ज्यादा पावर देने की बात कही गई है, ज्यादा अच्छे से इसको, कैब जो है ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन पहले से गठित है, इसको और पावर देने की बात कही गई है इसमें, ठीक, जिससे और अच्छे से इसका हम कर सकें, ठीक है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, अब स्कूल एजुकेशन सिस्टम लेकर जो भी मैंने परिवर्तन था मैंने बता दिया आप लोगों को। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
हो जाता है। कुछ समितियां हैं गठित करने की बात कही मैंने, जैसे बोला हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका हिस्ट्री को मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में देखे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।